जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी ए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी अफिलेटेड कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेजों में आपके एग्जाम होने वाले हैं कल, यानी 23 दिसंबर 2024 को। ठीक है, किसका? बी ए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का। पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, अच्छा 2022-23 का एक क्वेश्चन पेपर है, ध्यान रखिएगा। पिछले प्रीवियस ईयर में जब आपके एग्जाम हुए थे 2022-23 में, तो आपके 2 पेपर होते थे। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो दोनों पेपर मैं आपको सॉल्व करा के दे दूंगा, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 40-40 टोटल आपके 80 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, बाकी मैंने आपके लिए क्लासेस पहले ही करा दिए हैं, आपका सिलेबस भी कंप्लीट करा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, जा करके सारे क्लासेस आप लोग अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के किसने लिखी है? ठीक है, जो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक है दोस्तों, इसको लिखने वाले कौन है? इरावती कर्वे हैं। ये एक भारतीय समाजशास्त्री हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर पहले का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, दूसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। हम संस्थाओं के सदस्य होते हैं? नहीं दोस्तों, हम लोग समितियों के सदस्य होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर दूसरे का। चले, आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा प्लीज़। इस क्वेश्चन पेपर को आगे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपके दोस्त जितने भी हैं सभी लोग देख लें। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का लगातार आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन पेपर लेकर के आ रहा हूँ। क्लासेस मैंने आपके 5 महीना पहले ही करा दी है। तो बी ए सेमेस्टर वाला जितना आप लोगों के लिए मेहनत करता है डी वालों के लिए, उतना यूट्यूब पर कोई नहीं करता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, सपोर्ट जरूर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आप लोग सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी हमारे साथ इसी तरह से शानदार तरीके से जुड़े रहें। ठीक है, चलें। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, द्वितीयक समूहों को शीत जगत का नाम किसने दिया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, द्वितीयक समूहों को शीत जगत का नाम किसने दिया है? लैंडिस महोदय ने दिया है। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर तीसरे का। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, निम्नांकित में से किसे भारत में समाजशास्त्र का जनक माना जाता है? देखिए, भारत में समाजशास्त्र के जनक जीएस घुरिये हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर चौथे का। मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन है? जीएस घुरिये। जब आपका वाइवा होता है आपके कॉलेज में, तो भी वहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पूछा जाएगा 3 भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम बताइए, या 5 भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम बताइए, या पूछा जाएगा कि भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन है? जीएस घुरिये हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले, पांचवा प्रश्न आपका पूछा गया है, समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। किसने यह कथन दिया है? तो दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट जारी किया गया था, किंग्सले डेविस ने कहा था इसको। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर 5वें का। प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा गया है, कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? तो देखें, जो आपका ऐच्छिक सदस्यता होता है, यह आपकी समुदाय से संबंधित नहीं होता है। बाकी निश्चित स्थानीयता होता है, सामुदायिक भावना होती है, सामान्य जीवन होता है, ये सभी समुदाय की विशेषता है। लेकिन ऐच्छिक सदस्यता आपकी समुदाय की विशेषता नहीं होती है। ठीक है, चलें। 7वां प्रश्न आपका पूछा गया था, संस्था को परिभाषित किया गया है, किस रूप में परिभाषित किया गया है संस्था को? तो यानी इंस्टीट्यूशन को किस रूप में, ठीक है, परिभाषित किया गया है? तो इंस्टीट्यूशन को देखें, कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप के रूप में परिभाषित किया गया है। ये ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 7वें का। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति नहीं है? देखें, जो कॉलेज है, समाज सुधार संगठन है और राजनीति दल है, ये तीनों समिति के अंतर्गत आते हैं। जो समुदाय होता है, जो गांव होता है दोस्तों, ये समुदाय के अंतर्गत आता है। किसके? समुदाय। ठीक है, गांव समुदाय के अंतर्गत आता है, समिति के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ये ऑप्शन आपका राइट है। पूछेगा कि गांव किसके अंतर्गत आता है, तो समुदाय के अंतर्गत आता है। ठीक है, चले, प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा क्या है, निम्नलिखित में से किसे क्षेत्रीय समूह कहा जाएगा? तो दोस्तों, जो आपकी जनजाति होती है, ठीक है, जो ट्राइब होते हैं, इनको क्षेत्रीय समूह कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 9 का। चलिए 10वां प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, किसे अंतः समूह की विशेषता नहीं कह सकते हैं? तो अंतः समूह की जो विशेषता है दोस्तों, वो छोटा आकार होता है। अंतः समूह की विशेषता, समूह कल्याण की भावना होती है। ठीक है, और अंतः समूह में हम की भी भावना होती है। लेकिन
हाँ, जो अंतर समूह होती है इसमें हितों का संघर्ष नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी विशेषता नहीं है कौन, हितों में संघर्ष। अंतर समूह की विशेषता कौन नहीं है, हितों में संघर्ष, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और आप लोगों का जो को करिकुलर है उसको लेकर के आप लोग बहुत ही ज़्यादा कॉल मैसेज कर रहे हैं, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। जब तक बीए सेमेस्टर वाला आपको किसी भी चीज़ की चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। शाम को आज शाम 7 बजे जो आपका माइनर में राष्ट्र गौरव का पेपर है उसको मैं आज करा दूंगा, ठीक है। शाम 7 बजे क्लास आएगी, आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। जितने भी बीए बीएससी बीकॉम में है पिछले 3 सालों का क्वेश्चन मैं पेपर में दे दूंगा, और ये बात जान लीजिए उसमें 90+ आपके क्वेश्चंस फंस जाएंगे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा राष्ट्र गौरव का जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। शाम को आएगा 7 बजे, आप सभी लोग अटेंड करेंगे, ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न है, सामाजिक समूह को अंतः समूह और बाह्य समूह में किसने वर्गीकृत किया है। तो WG समनर ने किया है, बी ऑप्शन आपका राइट है। देखें जो WG समनर है इनका पूरा नाम जो है कभी कभी समनर लिख के देता है, WG लिख करके नहीं देता है, ठीक है। तो अंतः समूह और बाह्य समूह में किसने वर्गीकृत किया है, समनर ने किया है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 11 का। अच्छा ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को 5 महीना पहले से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग पहली बार आए होंगे या फिर पुराने स्टूडेंट होंगे तो ध्यान रखेंगे 5 महीना पहले से ही मैंने आपकी क्लासेस करा रखे हैं। ये सारे क्लासेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, जा करके आप सारे क्लासेस देख लीजिएगा। ये क्लास मोस्टली आप लोग सभी लोग देख लेंगे, जो महासंग्राम रिविजन क्लासेस मैंने आपके लिए कराए थे, ठीक है। बाकी सारे क्लासेस अटेंड करने अनिवार्य है, क्योंकि 2016 से लेकर के 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं मैंने एक एक क्लास में एक एक प्रश्न आपके रख दिए हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे क्लास, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अच्छे से सभी क्लास को अटेंड करके जाइएगा। देखें निम्नांकित में से कौन द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है। तो देखें इसमें जो आपका पर्सनल रिलेशनशिप होता है, ठीक है, जो व्यक्तिक संबंध होता है ये आपका द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं होती है, सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 12 का। चलिए 13 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, रॉबर्ट ब्रीफाल्ट के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था। रॉबर्ट ब्रीफाल्ट के अनुसार जो परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था वो मातृसत्तात्मक परिवार था, बी ऑप्शन आपका राइट है 13 का। चलिए प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है, पिता के भाई की पत्नी निम्न में से किस एक का उदाहरण है। तो ये आपका द्वितीयक स्वजन की उदाहरण होती है, क्या, द्वितीयक स्वजन, ठीक है। ध्यान रखिएगा द्वितीयक स्वजन की उदाहरण होती हैं पिता के भाई की पत्नी, और आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सही होगा, तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 99% स्टूडेंट इस पर भरोसा नहीं करते हैं, ना ही इस पर ध्यान देते हैं, तो इस पर मोस्टली आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये बात कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पर, सिर्फ बीए सेमेस्टर वाला बताता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक नातेदारी नहीं कहा जाएगा। तो देखें दोस्तों जो आपके भाई की पत्नी होगी ये द्वितीयक नातेदारी के अंतर्गत नहीं आएगी, सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए क्लासेस कराने में भी आपके लेट हो जाते हैं, क्यों लेट होते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पेपर के सारे आंसर आपके बुक में नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो यूपीएस से मैंने खोजा है जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलें, और यूपीएस में भी नहीं मिलता है तो गूगल से खोज लेते हैं, ठीक है। चले कोई दिक्कत नहीं। 16 नंबर प्रश्न है, किनशिप एंड मैरिज पुस्तक के लेखक का नाम है रॉबिन फॉक्स, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 16 का, ठीक है। जो पहला प्रश्न है जो 16वां प्रश्न है दोनों अच्छे से देख लीजिएगा, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। चलें अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से विवाह का उद्देश्य क्या है। विवाह का उद्देश्य क्या होता है, बच्चों के जन्म को वैध बनाना होता है, परिवार की स्थापना करना होता है, और यौन संतुष्टि की संस्थात्मक पूर्ति होती है, ये सभी, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है, निम्नांकित में से विवाह है, विवाह क्या है, या फिर पूछेगा विवाह है, केवल इतना क्वेश्चन पूछेगा। तो विवाह एक प्रकार का संस्था होती है, ठीक है, क्या होती है, एक इंस्टीट्यूशन होता है, एन इंस्टीट्यूशन, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 18 का, ठीक है। चले 19 नंबर प्रश्न क्या है, वह कौन सी संस्था है जो बच्चों के जन्म को वैध बनाती है। तो दोस्तों जो विवाह होता है ये बच्चों के जन्म को वैध बनाती है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न में से किस समुदाय में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है। तो देखें बहुपत्नी विवाह का जो प्रचलन होता है
वो खस जनजाति में भी होता है, गोंड जनजाति में भी, और मुस्लिम समुदाय में भी आपकी बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है। डी ऑप्शन आपका राइट है, इनमें से सभी करेक्ट हैं। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिकीकरण की एक मुख्य विशेषता है। आधुनिकीकरण की मुख्य विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है इसकी, तो संस्थात्मक संस्तरण होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल हायरार्की, ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस बुक के लेखक हैं योगेंद्र सिंह। सी ऑप्शन आपका राइट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बुक, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 23 है, किस समाजशास्त्री ने भारत में नातेदारी व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है। तो इरावती कर्वे ने किया है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 23 का। चलिए प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया है, कौन सा कथन संस्कृति की विशेषता के लिए नहीं है। तो देखें, प्रत्येक समाज की संस्कृति एक जैसी होती है, ठीक है, ये संस्कृति की विशेषता के लिए सही नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 24 का। चलिए प्रश्न नंबर 25 क्या है, एक समाज के अंतर्गत मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान का क्या नाम है। बताइए, एक समाज के अंतर्गत मानव का, ठीक है, मानव के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन करने वाले विज्ञान का क्या नाम है। बहुत ही आसान है, समाजशास्त्र है, सोशियोलॉजी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिवार की विशेषता है। परिवार की विशेषता होती है सार्वभौमिकता, ठीक है, सीमित आकार और सामाजिक नियंत्रण, ये तीनों आपके परिवार की विशेषताएं होती हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 27 क्या है, देखें, सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग निम्नांकित में से किस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सबसे अधिक किया गया है। तो ये समाजशास्त्र के अंतर्गत किया गया है, सोशियोलॉजी के अंतर्गत। बी ऑप्शन आपका राइट है 27 का। चले 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, आगंस काम्टे के द्वारा दिया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है 28 का। चले 29 नंबर प्रश्न क्या है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, इस कथन से कौन संबंधित है। बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट लगातार आपके कई सालों में पूछ चुका है, तो ध्यान रखिएगा, मैकाइवर एवं पेज है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। सामाजिक संबंधों का जाल होता है, यह किसने कहा है, मैकाइवर एवं पेज ने। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, कौन सा कथन समाज की प्रकृति को सही रूप में दर्शाता है। तो ये समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, एग्जाम हो जाने के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दोनों दिया गया है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं मिलता है तो टेलीग्राम ग्रुप में ही आप लोग सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। चले 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। प्राथमिक समूह की अवधारणा को चार्ल्स कूले ने प्रस्तुत किया है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 31 का, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा गया है, 32 नंबर है, किसने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थिति शास्त्र एवं सामाजिक गति शास्त्र के रूप में वर्गीकृत किया है। आगंस काम्टे ने। ये ऑप्शन आपका राइट है 32 का। चले अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, प्रश्न नंबर 33 आपका पूछा गया है, ये पुस्तक है यानी एक बुक है सोशल आर्डर, ठीक है, क्या, सॉरी, द सोशल आर्डर है, ठीक है, द सोशल आर्डर, इसके लेखक कौन है। द सोशल आर्डर के लेखक रॉबर्ट बिरस्टीड है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा गया है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक बहुत ही फेमस पुस्तक है, ये C.W. मिल्स के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, C.W. मिल्स है, सॉरी। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 34 का। प्रश्न नंबर 35 से दोस्तों, समाज का सावयवी सिद्धांत दिया है थॉमस हॉब्स ने, रूसो ने, या हर्बर्ट स्पेंसर ने, या फिर मैकाइवर ने। किसने समाज का सावयवी सिद्धांत दिया है, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 36 क्या पूछा गया है,
किसने सर्वप्रथम बाह्य समूह शब्द का प्रयोग किया? बाह्य समूह शब्द का प्रयोग करने वाले समनर हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा गया है? लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लघु समुदाय। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लिटिल कम्युनिटी। ठीक है, लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा किसने दी है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। 37 का ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 38 पूछा गया है। 38 नंबर प्रश्न है, कौन यानी आगंस काम्टे ने समाज के विज्ञान को कौन सा नाम दिया था जब तक उन्होंने सोशियोलॉजी शब्द की रचना नहीं कर ली थी? यानी आगंस काम्टे ने समाजशास्त्र विज्ञान को क्या नाम दिया था जब तक उन्होंने सोशियोलॉजी शब्द की रचना नहीं कर ली थी? तो सोशल फिजिक्स। पहले ये सोशल फिजिक्स कहते थे समाजशास्त्र को, बाद में इन्होंने सोशियोलॉजी नाम रखा था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 38 का। प्रश्न नंबर 39 क्या है? देखें, प्योर सोशियोलॉजी लिखी गई है। प्योर सोशियोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई है? लेस्टर एफ वार्ड के द्वारा प्योर सोशियोलॉजी लिखी गई है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 40 आपका क्या पूछा गया था? 36 समूह और उदग्र समूह। ठीक है, 36 समूह और उदग्र समूह का वर्गीकरण किया था किसने? मिलर ने 36 समूह और उदग्र समूह का वर्गीकरण किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 40 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए यहाँ से अब दूसरा पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एसओसी 103। हालांकि कोड को लेकर आप डरिए मत, पहले आपके एग्जाम होता था 2 पेपर 3 पेपर होते थे, हालांकि अब आपके एक ही पेपर हो रहे हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले पेपर का नाम आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक है, चले चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 पेपर होते थे तो देखिए आपके 8 यूनिट होते थे। 4 यूनिट का पेपर एक बार होता था और 4 यूनिट का पेपर एक बार होता था। ठीक है, 4-4 यूनिट करके आपके 2 पेपर कराए जाते थे, इसलिए आपका 2023-24 सत्र से अब आपका एक ही पेपर होता है। ठीक है, और उसमें 50 प्रश्न आते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन है, पर संस्कृति ग्रहण प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? तो सामाजिक संरचना में परिवर्तन की प्रक्रिया है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, किस विचारक ने सामाजिक संरचना के बाह्य एवं आंतरिक तत्वों का विभेद किया है? किसने किया है? तो रेडक्लिफ ब्राउन ने किया है। सी ऑप्शन राइट है आपका दूसरे का। चलिए तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, भारत में बहुलवाद का रूप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है? बहुलवाद का रूप भारत में किस प्रक्रिया से संबंधित है? पर संस्कृति ग्रहण से संबंधित है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर तीसरे का। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, संपर्क के बिना भी व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतःक्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? तो यह प्रतिस्पर्धा कहलाती है। ठीक है, कंपटीशन कहलाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है चौथे का। चलिए पांचवा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सभ्यता का उदाहरण है? सभ्यता का उदाहरण कौन है? तो देखिए जो साहित्य है ये क्या है? साहित्य एक सभ्यता का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 5वें का। प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा गया है, सातवीं करण में निहित है। सातवीं करण में क्या निहित है? संस्कृतियों का दो तरफा विलयन, ये आपका सम्मिलित नहीं होता है। समूहों का जैविकी एकीकरण, ये भी आपका सातवीं करण में निहित नहीं है। विभिन्न संस्कृतियों के पारस्परिक मिश्रण का भाव, ये भी आपका सातवीं करण में निहित नहीं है। तो सातवीं करण में सांस्कृतिक विभिन्नताओं की समाप्ति निहित होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 7वां प्रश्न, देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेविस कोजर ने सामाजिक संघर्ष के किस पहलू को प्रस्तुत किया? विघटनकारी पक्ष को, या फिर वर्ग संघर्ष की गहनता को, या प्रकार्यात्मक पक्ष को, या ए और बी दोनों को? लेविस कोजर ने सामाजिक संघर्ष में, ठीक है, सामाजिक संघर्ष के किस पहलू को प्रस्तुत किया है? प्रकार्यात्मक पक्ष को। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, फंक्शनल एस्पेक्ट को। चलिए 8वां प्रश्न आपका पूछा गया है, सहयोग में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक का वर्गीकरण किया है? किसने वर्गीकरण किया है? A.W. ग्रीन ने किया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 9 क्या है, वह कौन सी दशा है जिससे क्षेत्रीय दृष्टिकोण की जगह वैश्विक दृष्टिकोण बनता है? तो यह बहुल संस्कृतिवाद है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 9 का। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया है, बहुल संस्कृतिवाद की उल्टी दिशा को कहते हैं, क्या कहा जाता है?
तो एकल सांस्कृतिकवाद कहते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 10 में का। ठीक है, बहु संस्कृतिवाद की उल्टी दिशा को क्या कहा जाता है? एकल संस्कृतिवाद। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अभौतिक संस्कृति से संबंधित है? तो देखें, जो वैकल्पिकता का गुण है ये आपकी, ठीक है, अभौतिक संस्कृति से संबंधित होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 11 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है, संस्कृति का मुख्य वाहक है, आवास है, सामाजिक मानदंड है, भौतिक पदार्थ है या इंफ्रास्ट्रक्चर? संस्कृति का मुख्य वाहक कौन होता है? सामाजिक मानदंड होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 12 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 13 क्या पूछा गया है? संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है, सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक संकुल या सांस्कृतिक अणु? बताइए। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई सांस्कृतिक तत्व होती है। ए ऑप्शन आपका राइट है 13 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 14 क्या है? सभ्यता और संस्कृति में मुख्य अंतर है। सभ्यता और संस्कृति में क्या मुख्य अंतर होता है? तो सभ्यता और संस्कृति जो होती है, ठीक है, देखें, संस्कृति वह है जो हम हैं, सभ्यता वह है जिसकी हम इच्छा करते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 14 का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 15 नंबर, ध्यान से देखेंगे। किस भारतीय विचारक ने बहुलवाद को आधुनिकीकरण की विशेषता के रूप में व्याख्यायित किया है? किसने किया है? आंद्रे बेतेई ने। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 15 का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 16, ध्यान से देखेंगे। देखिए, संस्कृति सापेक्षवाद की अवधारणा का उपयोग निम्नांकित में से किस सामाजिक विज्ञान से अधिक संबंधित रहा है? तो यह आपका किससे संबंधित रहा है? ये आपका मानव शास्त्र से संबंधित रहा है। बी ऑप्शन आपका राइट है 16 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17 क्या है? देखें, संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और इसी प्रकार की ऐसी क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। यह किसने परिभाषित किया है? यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? H.J. हर्ट्ज़कोविट के द्वारा दिया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया है, सामाजिक गतिशीलता किस तरह के समाजों की एक प्रमुख विशेषता है? तो यह औद्योगिक, ठीक है, सामाजिक गतिशीलता किस तरह के समाजों की विशेषता है? औद्योगिक समाजों की विशेषता है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 18 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्या है? 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है, वर्ग व्यवस्था पर आधारित स्तरीकरण किस समाजों की विशेषता है? तो यह ग्रामीण समाजों, अच्छा, ग्रामीण समाजों की विशेषता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। इसी प्रश्न को 2 बार पूछा गया है और दोनों बार आपके अलग अलग आंसर हैं। इस वाले में आपका ग्रामीण समाज है और जो आगे पूछा गया है, मुझे लगता है जो प्रश्न नंबर 32 पूछा गया है उसमें आपका परंपरागत समाज दिया हुआ है। ठीक है, तब इस सिचुएशन में दोस्तों अब यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका राइट आंसर वो क्या मानती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, कोई बात नहीं है, ये ऑप्शन हम मान के चलेंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसने दिया है? यह कथन मजुमदार और मदान ने दिया है। ठीक है, मजुमदार और मदन ने। सी ऑप्शन आपका राइट है 20 का। प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा गया है, एक समान संस्कृति पाई जाती है किसमें? संस्कृति क्षेत्र में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा गया है, प्रभु जात की अवधारणा भारतीय समाज के संदर्भ में किसने दी? प्रभु जात की अवधारणा M.N. श्रीनिवास ने दी है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ये भी देखिएगा 100% जहाँ तक मुझे उम्मीद है आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष का वर्गीकरण किसने दिया है? आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष का वर्गीकरण देने वाले R.K. मार्टन है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष किसने दिया है? R.K. मार्टन ने। ठीक है, अब आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जाति व्यवस्था से संबंधित नहीं है? देखें, अंतर्विवाह, संस्तरण और पवित्रता एवं अपवित्रता की जो धारणा होती है ये जाति व्यवस्था से संबंधित होती है, लेकिन प्रतिलोम का नियम जो है ये आपकी जाति की व्यवस्था से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है 24 का।
चलिए प्रश्न नंबर 25 क्या है देखें, यह किसका कथन है? सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है मैकआइवर एवं पेज के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 25 का। चलिए प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा गया है? जीएस घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो इन्होंने 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 26 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कह सकते हैं, यह कथन दिया गया है। यह कथन चार्ल्स कूले के द्वारा दिया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 28 नंबर प्रश्न है आपका, किसने जाति विभाजन का विश्लेषण सूचिता एवं प्रदूषण की धारणा के आधार पर किया? किसने किया है? तो लुई ड्यूमा ने किया है। ये ऑप्शन आपका राइट है 28 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 29 नंबर क्या पूछा गया है? सामाजिक संरचना की अवधारणा को व्यवस्थित रूप में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया किसने? रेडक्लिफ ब्राउन ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या है? जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं होकार्ट एवं सेनाट। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 30 का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 31 आपका पूछा गया है, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा को आगबर्न महोदय ने प्रस्तुत की है। डी ऑप्शन आपका राइट है। क्या? सांस्कृतिक विलंबना, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सांस्कृतिक विलंबना आगबर्न महोदय। प्रश्न नंबर 32 है, वर्ग व्यवस्था पर आधारित स्तरीकरण किन समाजों की विशेषता है? ये जो होता है देखें, यही जो 19 नंबर प्रश्न पूछा गया था, देखिए 32 नंबर प्रश्न भी आपका सेम है। वर्ग व्यवस्था पर आधारित स्तरीकरण किन समाजों की विशेषता है? इस वाले प्रश्न में आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट दिया है, सामाजिक परंपरागत समाजों की। ये यूपीएस में भी आपके दिया होगा, ठीक है, यूपीएस में भी पूछा होगा। तो 2 क्वेश्चन पूछा है, दोनों अलग अलग आंसर भी आपके दिया है, ठीक है। तो इसमें यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि इसमें देखें हम लोग ऑप्शन नंबर ए भी मान के चलते हैं, बी भी मान के चलते हैं। अब अगर आ जाएगा आपके एग्जाम में तो ऑप्शन नंबर ए आप लगाइएगा गोला, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 33। अब देखें यूनिवर्सिटी किसको सही उत्तर इसका मानती है, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक तत्व सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है? तो देखिए जो सामाजिक आंदोलन होता है दोस्तों, ये आपके सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है। बाकी सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक मूल्य, सामाजिक अंतरक्रिया, ये सभी सामाजिक संरचना से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 34 है, कौन सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है? ठीक है, नहीं है, निगेटिव प्रश्न पूछा है। तो देखें बौद्धिक कुशलता, सहयोग, प्रजातीय भिन्नता, ये तीनों आपके सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित होते हैं और इसके आधार होते हैं। लेकिन जो संपत्ति होती है ये सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है, ना ही इससे संबंधित होती है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 34 का। चलिए प्रश्न नंबर 35 क्या है? देखें किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? सामाजिक संरचना के प्रत्येक अंग के कुछ निर्धारित प्रकार होते हैं। ये स्टेटमेंट आर ब्राउन का है। ये ऑप्शन आपका राइट है 35 का। प्रश्न नंबर 36 पूछा गया है, सामाजिक स्तरीकरण का संबंध किससे है? सामाजिक स्तरीकरण का संबंध संस्तरण श्रेणियों से है। बी ऑप्शन आपका राइट है 36 का। प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा गया है, किसने परिस्थिति का वर्गीकरण प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थितिकी के रूप में किया है? किसने किया है? इलियट महोदय ने किया है। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 37 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 38 है आपका, मुख्य परिस्थिति। क्या मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो आपके ईटी हीलर हैं, ठीक है, ईटी हीलर ने मुख्य परिस्थिति की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 39 है, भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति के मध्य भेद को किसने स्पष्ट किया? क्या पूछा है? भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति, ठीक है, भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति के बीच में, ठीक है, भेद को किसने स्पष्ट किया है? तो आगबर्न महोदय ने किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 39 का।
दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की है, तो इस क्वेश्चन पेपर को आगे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब भी धीरे धीरे इस क्लास को रिकमेंड करता रहे बाकी बच्चों के पास, और आप लोग भी आगे ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए ये लास्ट प्रश्न है आपका, ध्यान से देखेंगे। फोकवेज शब्द का सृजन क्या है? ये 2023-2024 में लगातार ये पूछ चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। फोकवेज शब्द का जो सृजन किया गया है मैकाइवर के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 40 का। क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा दोस्तों, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पर। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।